हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। मींस जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैंडर्ड सिंबल्स और जो फॉर्मूलाज है इन्हीं को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन जो होती है ये तीन चीजों को कंटेन करती है। एक होता है इसमें रिएक्टेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट और एक होता है आपका एरोसाइन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है आपकी वर्ड इक्वेशन और एक होती है आपकी स्केलेटन इक्वेशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन यदि हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड सिंबल्स यूज्ड फॉर बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। इट कंप्राइजेस ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड एरोसाइन। यदि हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले होती है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है वर्ड इक्वेशन मींस ऐसे रिएक्शंस जिन्हें वर्ड के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in oxygen to form magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये हमारे पास है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। इसको हम यदि वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, तो वर्ड इक्वेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, इसमें हम कैसे लिखेंगे? मींस वी कैन राइट डाउन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और ये हमारे पास बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है और एरो के राइट हैंड साइड वाला जो होता है वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड to give zinc chloride and hydrogen gas। zinc react with hydrochloric acid to give zinc chloride and hydrogen gas। मीन्स यदि हम इसको लिखते हैं तो इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जो होते हैं एरो के राइट हैंड साइड में दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। और यदि हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर बाय प्लस साइन एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय प्लस साइन, ठीक है ना। मींस रिएक्टेंट जो होते हैं उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आपका एक एरो लगता है। क्या लगता है बच्चों? एरो लगता है। तो जो वर्ड इक्वेशन होती है उसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटन इक्वेशन। बच्चों, जब हम किसी वर्ड इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज स्केलेटन इक्वेशंस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम।
जैसे यहाँ पे हमारे पास अगेन वही एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन bonds in oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम को जला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हम बर्न कर रहे हैं और ये हमें दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इक्वेशन कहलाती है, ये कहलाती है आपकी स्केलेटन इक्वेशन। कौन सी कहलाती है बच्चों? दिस इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो इसको हम लिखते हैं जिंक रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो इक्वेशन है, हमने देखा कि ये जो इक्वेशंस है इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में लिख रहे हैं। जिंक को हमने Zn से लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने HCl से लिखा है, जिंक क्लोराइड को हमने ZnCl2 से लिखा है, और वहीं यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस को हमने H2 से लिखा है। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, और स्टैंडर्ड सिंबल्स, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज skeleton equations. Now we will discuss about the balanced and unbalanced chemical equations. तो बच्चों अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन which contain equal number of atoms of various elements on both sides of the chemical equations. Means जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या होती है वो समान होती है। और यदि हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये बात आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के तरफ जो मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मींस रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के सिमिलर होता है। मींस मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और वी कैन से मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मींस जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मास को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मींस जो रिएक्टेंट का जो हमेशा मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ठीक है, और ये करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमेशा बना रहता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन is the equation which contain equal number of atoms of various elements on both sides of chemical equation. Balanced chemical equation always obey law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, mass of reactants
always remain equal to the mass of products, or we can say mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यदि हम बात करते हैं जैसे 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO, ठीक है। 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। यहाँ पे यदि हम बच्चों बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं, और यदि हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं। यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो एटम्स हैं, ठीक है, मींस वन मॉलिक्यूल है, मींस ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं Zn प्लस 2HCl, ठीक है, इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यदि हम इधर रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में जिंक का एक एटम है, और इधर भी यदि हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में जिंक का एक एटम है। वहीं यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो हाइड्रोजन है उसके दो एटम है, और यहाँ पे भी यदि हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम्स है। क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरीन के दो एटम्स है, और वहां पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी यदि हम क्लोरीन के एटम्स की बात करते हैं तो क्लोरीन के दो एटम्स है। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स की संख्या है वो सेम है, इसलिए ये इक्वेशन कहलाती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वहीं यदि हम बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन व्हिच डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स की संख्या सेम नहीं होती है। मींस आप कह सकते हैं या तो एटम्स की संख्या सेम नहीं है, और यदि एटम्स की संख्या सेम नहीं होगी तो उनका मास भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है, दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। देखते हैं एग्जाम्पल। सो बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अनबैलेंस्ड chemical equation is the equation which do not contain equal number of atoms of various elements on both sides of chemical equation। मीन्स अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स की संख्या होती है वो सिमिलर नहीं होती है। एग्जांपल देखते हैं जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2, ठीक है। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। वहीं यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यदि हम बात करते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में यदि हम बात करते हो तो हाइड्रोजन के दो एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के दो एटम्स है। लेकिन यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स की, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो दो हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या है वो केवल एक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये रिएक्शन होती है वो कहलाती है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसे यदि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे
एटम्स की संख्या को सिमिलर करना होगा, मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स की संख्या को सेम करना होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे H2 प्लस 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ये आपकी रिएक्शन हो गई, वो हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 2 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स हो गए। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है। यदि हम बात करते हैं वहीं पर मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो आपस में दोनों रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्शन करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम है उसका केवल एक एटम है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। और यदि हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी केवल एक ही एटम है। लेकिन यदि हम वही बात करते हैं ऑक्सीजन की, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स अवेलेबल है। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में केवल ऑक्सीजन का एक एटम अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो एटम्स की संख्या है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो कहलाती है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? ये देखो, इसके सामने हम लिख देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम के 2 एटम, मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम है। यदि इसकी स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर दिया है, यदि इसके मोल्स को यदि हम चेंज कर देते हैं, तो ये रिएक्शन होगी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ पे हम Mg के आगे 2 लगा दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, ठीक है ना। ये आपके प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। और रिएक्टेंट होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट 2MgO। मींस यहाँ पे अब यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स है। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 2 हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो ये अब हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ यदि हम बात करते हैं तो इनके जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है। तो ऐसी रिएक्शन होती है वो कहलाती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स की संख्या डिफर होगी, जबकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सिमिलर होगी। और यदि नंबर ऑफ एटम्स की संख्या यदि सिमिलर होगी तो उनका मास भी सिमिलर होगा, ठीक है। यदि हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम इसकी मास की बात करते हैं, यहाँ पे यदि मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2, और इसके हमने 2 मोल लिए हैं, तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं प्लस ऑक्सीजन का जो मास होता है, एक ऑक्सीजन को होता है दैट इज 16, तो 2 ऑक्सीजन को हो जाएगा 2 इंटू 60, ठीक है। तो ये यदि हम बात करते हैं टोटल मास की, तो 4 प्लस 32 टोटल मास हो गया 36 रिएक्टेंट साइड में। यदि वही प्रोडक्ट की साइड की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का मास होता है आपका 1, तो 2 हाइड्रोजन को हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है आपका 16, तो ये हो गया। और इसके आगे स्टोइकोमेट्री लग रही है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 36। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ भी हमारे पास जो मास आ रहा है दैट इज 36 ग्राम। और यदि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में हमारा जो मास आ रहा है दैट इज 36 ग्राम। मींस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास होता है हमेशा इक्वल बना रहता है, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है दैट इज फॉलोड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, मींस किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
एंड अमोनिया। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखेंगे, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and barium सल्फेट। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। बेंजीन reacts with oxygen, or we can say benzene burns in oxygen to give carbon dioxide and water। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास यदि मैग्नीशियम नाइट्राइड की यदि हम बात करते हैं तो Mg पर होता है वो +2 चार्ज होता है, वही यदि हम नाइट्राइड की बात करते हैं तो नाइट्राइड पर -3 चार्ज होता है। तो यदि कंपाउंड बनाते हैं तो दैट इज Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर H2 टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है, एंड अमोनिया दैट इज NH3। अब यदि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले रिएक्टेंट साइड से बात करते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम के 3 एटम्स अवेलेबल हैं, जबकि यहाँ पे यदि हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो मैग्नीशियम का केवल 1 एटम अवेलेबल है। तो हमें प्रोडक्ट साइड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 एटम्स है, तो यहाँ पे भी हमारे 3 एटम्स होने चाहिए। ये मैंने इसको 3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के 3 एटम्स हो गए, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं मैग्नीशियम के, यदि यहाँ पे एटम्स 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 हैं और नाइट्रोजन के एटम्स यदि यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के एटम्स 2 होने चाहिए। तो ये मैंने 2 कर दिए, ठीक है। नाउ यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 3 × 2 6 एंड 3 × 2 6 6 एंड 6 12 हमारे पास एटम्स है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो केवल 2 है, तो 12 करने के लिए इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके 6 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एटम्स हो गए और इधर भी हमारे पास 12 एटम्स हो गए। और यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 2 × 6 2 × 3 6 एटम्स हो गए। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए। मींस यहाँ पे Mg के 3 एटम्स है, यहाँ पे भी 3 एटम्स हो गए। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो गई हमारे पास। और यदि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गई। यहाँ पे यदि हम बात करें 3 × 2 6 हाइड्रोजन इधर रहे और 3 × 2 2 × 3 6 हाइड्रोजन इधर रहे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है। तो इस तरीके से हमारी ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो थी वो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गई है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं सेकंड पे, तो सेकंड यदि हम बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड, यदि हम बात करें इसका फॉर्मूला तो BaCl2, क्योंकि बेरियम पर होता है वो +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की यदि हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, वहीं यदि हम सल्फेट आयन की बात करते हैं तो सल्फेट आयन पर -2 चार्ज होता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा दैट इज Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। अगेन एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है और क्लोराइड जो होता है, उस क्लोराइड जो आयन होता है उस पर -1 चार्ज होता है। तो कंपाउंड हो जाएगा दैट इज AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। यदि हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट पर, बेरियम पर +2 सल्फेट पर -2, तो हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट।
ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ से उठाते हैं हम रिएक्टेंट को। ठीक है, तो यदि हम बात करें एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है, तो रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है उतने ही जो एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो गए। ठीक है, 2Al। ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं सल्फेट की, तो सल्फेट है यहाँ पे हमारे पास सल्फेट के 3 एटम्स है ना। और उधर यदि हम बात करते हैं BaSO4 के पास, तो वहां पे केवल सल्फेट का 1 एटम है, तो वहां पे भी हमें 3 करना है। तो इसके लिए मैं आगे स्टोइकोमेट्री को 3 में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बेरियम की, तो बेरियम के यहाँ पे 3 एटम्स है, और यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो बेरियम की केवल 1 एटम है, तो यहाँ पे भी हमें 3 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ये 3 कर दिया। अब यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन है हमारे पास 6 हो गए। इधर यदि हम बात करते हैं 2 into 3, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो गए। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गए। सल्फेट 3 है, सल्फेट हमारे पास 3 हो गई। तो इस तरीके से जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी वो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गई। वहीं यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो बेंजीन होता है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना। एरोमेटिक का मतलब होता है कि एरोमेटिक का मतलब होता है जो ब्लैक कलर के जो स्मोक होती है उसके साथ जलता है, मींस ब्लैक कलर की धुएं के साथ जलता है। ठीक है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये कि स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, और इसके लिए यदि हम बात करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो 4 रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है आपका CCPH। ठीक है, ये 4 रूल है। सी का मतलब होता है कि जो रिंग होनी चाहिए, मींस ये जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, मतलब एक क्लोज्ड चेन उसमें पाई जानी चाहिए। सेकंड होता है उसमें साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड होता है कि वो प्लेनर होना चाहिए, मींस हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp या sp2 होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं फोर्थ वन की, तो फोर्थ होता है कि वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, मींस उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने चाहिए। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये इन चारों रूल्स को फॉलो करती है, और जो भी कंपाउंड यदि इन चारों रूल्स को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इसमें से यदि कोई भी एक सिंगल रूल भी यदि फॉलो नहीं होता है तो उस कंडीशन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखते हैं तो दैट इज C6H6। ठीक है, तो बेंजीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रही है। हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। एक तो दे रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक दे रहा है हमें वाटर, पानी दे रहा है। ठीक है ना। अब हम इसको बैलेंस करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कार्बन के 6 एटम्स है। ठीक है, 6 एटम्स है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसको हम 6 कर देते हैं, 6 CO2। ठीक है, और यदि इसको 6 CO2 करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास कितने हैं? 6 है। ठीक है, 6 है यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो मैं इसको 3H2O कर देता हूँ। अब ये 3H2O को मैंने यदि यहाँ पे कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन हो गई वो कितनी हो गई? 6 × 2 12, 12 और 3 15। अब यदि हम बात करते हैं तो 15 होती है। अरे यदि हम 15 को हम बात करें, ठीक है, तो 15 यदि हमें करनी है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 15 को मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/2, 15/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन इससे अच्छा है कि इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2C6H6 प्लस 15O2। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 12CO2 प्लस 6H2O, 6H2O। अब आप देखिए बैलेंस हो गई है रिएक्शन। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 12 कार्बन हो गए, हमारे पास 2 × 6 12 कार्बन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं 12 हाइड्रोजन हो गई, 6 × 2 12 हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो गई हमारे 15 × 2 30 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 12 × 2 24 प्लस 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन ये रही, तो 24 प्लस 6 ये 30 ऑक्सीजन हो गई। तो ये हमारी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नाउ इट इज चेंज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हमें जो केमिकल इक्वेशन है वो कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन देती है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।